Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your economics book. The name of the chapter is Money and Credit. First we have to understand what is money. Money is something that is commonly accepted as medium of exchange or means of payment. That means ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको मनी बोलते हैं. अभी जो मॉडर्न डे जो मनी है जो हम यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं नोट्स, हम यूज़ करते हैं कॉइन्स. तो ये मॉडर्न डे करेंसी है जिसको हम यूज़ करते हैं. लेकिन इससे पहले जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले हमारी जो कंट्री है उसमें हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे. अब बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, दैट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब ये क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड बार्टर सिस्टम क्या होता है. बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वन कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर कमोडिटी विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. दैट मीन्स कि एक कमोडिटी के बदले आप दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पैसे का यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ठीक है, वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है और फार्मर को कारपेट चाहिए. फार्मर जो है कारपेट कैसे परचेज करेगा? फार्मर जो है जो कारपेट जो प्रोड्यूस करता है उसके पास जाएगा और उसको अपना वीट है वो एक्सचेंज करेगा और जो कारपेट है वो उससे खरीदेगा. दैट मीन्स कि यहाँ पर पैसे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जा रहा है. लेकिन बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कि जो फार्मर है उसको कारपेट चाहिए, सही बात है, उसको कारपेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्या कारपेट प्रोड्यूसर को भी वीट चाहिए अपने कारपेट के एक्सचेंज में? मतलब कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो तभी पॉसिबल है जब वीट प्रोड्यूसर जो फार्मर है उसको कारपेट चाहिए और जो कारपेट प्रोड्यूसर है उसको वीट चाहिए. अगर कारपेट प्रोड्यूसर को वीट नहीं चाहिए, उसके एक्सचेंज में मान लीजिए उसको शूज़ चाहिए, तो ये क्या ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगी? ये नहीं हो पाएगी. सो बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. लेकिन मनी के आने के बाद जो ये प्रॉब्लम है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट है, ये सॉल्व हो गई. सो बेसिकली मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स विच आर जनरेटेड इन द बार्टर सिस्टम. अब जो हमारे कंट्री में हम जो अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी यूज़ करते हैं, उससे पहले डिफरेंट कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता था एज मनी. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेन्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता था, कैटल्स को यूज़ किया जाता था. देन उसके बाद आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि कॉइन्स यूज़ किए जाते थे डिफरेंट मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड के, सिल्वर के, देन कॉपर के. ये डिफरेंट मेटल्स के कॉइन यूज़ किए जाते थे. लेकिन अब जो है बहुत ही टोटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी यूज़ किया जाता है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. बेसिकली टू फॉर्म्स ऑफ मनी है जो मॉडर्न फॉर्म है. फर्स्ट है हमारा करेंसी जैसे कि पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. और जो सेकंड फॉर्म है वो है डिपॉजिट्स विद बैंक, जिनको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं करेंसी की. जो करेंसी है दैट मीन्स पेपर नोट्स हैं और जो हमारे जो कॉइन्स हैं
these are widely accepted as medium of exchange because this currency is authorized by the government of the country. So these are authorized by the government of the country. That is why these are widely accepted as medium of exchange. अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया RBI इशूज करेंसी नोट्स. दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में जो नोट्स है उसको प्रिंट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, वो RBI करता है. सो दीज आर प्रिंटिंग नोट्स, RBI इज प्रिंटिंग नोट्स on behalf of the central government, on behalf of the अब क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमारे जो नोट्स हैं और जो कॉइन्स हैं गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज़ किया है, दैट इज़ वाई वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट होते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए एज पर द लॉ, as per law, no one can refuse payment in rupees. इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन सेटल डाउन करने के लिए कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. हमारी कंट्री में हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि हम रुपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एज पर द लॉ दीज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स कि यहाँ पर एक लीगल टेंडर है. दैट इज़ वाई दीज करेंसी नोट्स शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इन द कंट्री. तो ये हुए हमारे करेंसी, दैट इज़ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक. डिपॉजिट विद बैंक, और इनको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं. अब होता क्या है कि लोगों के पास जो पैसा होता है, दैट मीन्स लोगों के पास जो पैसा है, अब उसको कैश में रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. तो वो क्या करते हैं, उनके पास जितना भी जो सरप्लस मनी जो होता है, लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. बैंक में डिपॉजिट कर दिया. अब जब जो भी मनी जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. क्यों? बिकॉज कि जब भी जो पर्सन ए है, बिकॉज उसका जो सरप्लस मनी था उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. जब भी पर्सन ए को पैसों की ज़रूरत होगी तो ये जो पर्सन है अपने बैंक अकाउंट से उस पैसे को ईजिली विड्रॉ कर सकता है ऑन डिमांड. दैट इज़ वाई दीज डिपॉजिट्स विद द बैंक इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज जो मनी है वो कभी भी ऑन डिमांड अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वो उसको विड्रॉ कर सकता है. इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. अब जो डिमांड डिपॉजिट है ये वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वो कैसे? बिकॉज जो हमारे जो बैंक अकाउंट है एक बहुत ही स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, चेक्स की फैसिलिटी. अब होता क्या है चेक्स में कि यहाँ पर जो पेमेंट है, अगर मान लीजिए पर्सन ए को पर्सन बी को कोई पेमेंट करनी है तो वो एक चेक निकाल सकता है पर्सन बी के लिए और अपने बैंक को डायरेक्ट कर सकता है कि लेट्स से 20,000 जो है पर्सन बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं. दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स और द banking channel is providing facility of payment through the checks without the use of cash. That is why this is known as money. मनी का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीन्स ऑफ पेमेंट. बिकॉज जो चेक है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट होता है एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट. इसीलिए हम जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उसको हम मनी के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम मनी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. अब जो हमारी कंट्री में जो बैंकिंग चैनल्स हैं वो एक मीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन द
बोरोवर्स एंड द डिपॉजिटर्स। हाउ? जो बैंक्स हैं वो मीडिएटर का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। अब होता क्या है कि जो बैंक्स हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं, उनको जितना भी डिमांड डिपॉजिट आया है, इसका कुछ जो फ्रैक्शन होता है उनको एज रिजर्व रखना पड़ता है। लेट्स से 10%। 10% जो है मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, 10% उनको एक कुछ जो फ्रैक्शन है उसको रिजर्व के लिए रखना पड़ता है। अब वो रिज़र्व क्यों रखता है? रिज़र्व इसलिए रखता है कि मान लीजिए अगर कोई भी जो पर्सन है अगर बैंक से पैसा निकालने आ गया तो उस टाइम पे बैंक के पास पैसा कैश में अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए जो अपना जितना भी डिपॉजिट उनके पास आया बैंक के पास, वो उसको क्या करते हैं, उसका कुछ जो फ्रैक्शन होता है वो एज रिज़र्व रखते हैं कैश के फॉर्म में। जैसे कि लेट्स से 10,000 जो है बैंक के पास डिपॉजिट आया है। ये बैंक है जिसके पास डिपॉजिट आया है 10,000 का, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया है 10% का, तो बैंक क्या करेगा, 10% कितना हुआ इसका? 1,000 जो रुपीज़ है जो बैंक है अपने पास रिज़र्व रखेगा इन कैश की तरह अपने पास रिज़र्व रखेगा, ताकि कोई भी जो डिपॉजिटर है अगर उसको पैसा निकालना है तो इजीली वो निकाल सके और बैंक के पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। अब हुआ क्या कि 1,000 रुपये बैंक ने अपने पास रिज़र्व रख लिए कैश की तरह, और जो बाकी 9,000 रुपीज़ बचे हैं बैंक क्या कर सकता है, बैंक इनका लोन दे सकता है। लोन किसको देगा? लोन जो जितने भी नीडी पीपल हैं फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मान लीजिए किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी को घर लेना है, या फिर कोई भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कुछ करनी है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक से इजीली जाकर लोन ले सकता है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये 9,000 का लोन दे दिया। अब बैंक को इसमें क्या फ़ायदा है? बैंक जो है मीडिएटर की तरह काम क्यों कर रहा है? बिकॉज बैंक जो है, डिपॉजिटर जो है बैंक के पास क्या करता है, मनी डिपॉजिट करता है, ठीक है ना, मनी डिपॉजिट करा। अब जो डिपॉजिटर है उसको क्या फ़ायदा है? बिकॉज एक तो उसका मनी जो है वो सेफ रहेगा बैंक अकाउंट में, दूसरा जो बैंक है डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट पे करता है। दैट मीन डिपॉजिटर का यहाँ पे फ़ायदा है। अब क्योंकि जो बैंक है उन्होंने कुछ परसेंट जो है जितना भी डिपॉजिट आया उसका कुछ परसेंट उन्होंने अपने पास एज रिज़र्व रख लिया कैश की तरह, और बाकी बचा जो पैसा है उन्होंने जो बोरोवर है जिसको पैसा चाहिए उसको क्या किया, इन्होंने लेंड कर दिया। अब जो बोरोवर है बिकॉज उसने बोरोइंग करी है बैंक से, तो वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट रेट पे करेगा। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे फ़ायदा ये है क्योंकि जो बैंक है उसने जब लोन दिया है उसने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पे दिया है, बहुत हाई मतलब कि रिलेटिवली इसके हाई में, और यहाँ पर भी उसने इंटरेस्ट रेट पे किया है लेकिन लो पे किया है। आप ये कह लीजिए कि जो डिफरेंस है जो कि वो बोरोवर से चार्ज कर रहा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स माइनस इंटरेस्ट पेड टू डिपॉजिटर्स। जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू इनकम ऑफ द बैंक। ये बैंक की इनकम है, बिकॉज जब उसने लोन दिया तो उसने हाई रेट पे दिया और जो उसने डिपॉजिट जो मनी किया वो कम पे किया, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक की इनकम है। तो इस तरह से जो बैंकिंग चैनल हैं हमारी कंट्री में वो वर्क करते हैं। अब जो लोन है, जो क्रेडिट जो दिया जाता है वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब भी कोई पर्सन लोन लेता है बैंक से तब उसको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो बैंक है उसने
जो बैंक है या फिर कोई दूसरा भी कोई सेक्टर है, उसने क्या किया है, किसने रेट पर उसने इंटरेस्ट रेट पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया है, कोलैटरल क्या रखा गया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, दैट मीन्स कौन कौन सा पेपर वर्क है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जब भी आप लोन लेने जाते हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं और हाउसिंग लोन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स, देन मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, इन सबको आप अगर एक साथ जोड़ दें तो इट कंप्राइज ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। दैट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है क्रेडिट की। अब यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया है, वो है कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज़ अ सिक्योरिटी। कोलैटरल एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो कि जो बोरोवर है उसकी एसेट होती है और जो बोरोवर है उस एसेट को यूज़ करता है एज ए गारंटी, दैट मीन्स एज ए सिक्योरिटी की तरह यूज़ करता है फॉर गेटिंग द लोन्स फ्रॉम द लेंडर। सो बेसिकली कोई भी एसेट जो बोरोवर की है, जैसे कि अगर उसके पास कोई लैंड है, उसका बैंक में डिपॉजिट है, या फिर उसका घर है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एज सिक्योरिटी की तरह लेंडर के पास रखी जाए जब तक कि लोन रीपे नहीं किया जाता, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो डिफरेंट लोन के लिए डिफरेंट होती हैं। अब डिपेंड करता है कि लोन किस टाइप का आपने लिया है, लेंडर कैसा है, बोरोवर कैसा है, देन उसके बाद के आपने कितने टाइम के लिए जो लोन लिया है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस सारी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेक्टर्स और द टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट, but I will teach that topic in the next class. Till then, goodbye and take care.